लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन साहब नहीं चाहते कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो और वो इमरान खान की कानूनी जंग लड़ रहे हैं। इन दोनों वकीलों के साथ मेरा एक ऐसा तजर्बा हुआ है जुडिशल मामलात में जिसके नतीजे में मैं ये कंक्लूड किए बैठी हूँ कि ये इनकी मोरालिटी बहुत लो लेवल की है दोनों की। लतीफ़ खोसा साहब का जो वकील है उसने इमरान खान का एक MPA अब्दुल रहमान खान न्याजी, इसके बेटे ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया, फिर एक प्रॉपर्टी डीलर से साजबाज की और उससे कहा इस घर पे मुकदमा करो, मैं मुकदमे में डिफेंडेंट बन के हार जाऊंगा तो फिर CDA को रिश्वत दे के ये घर में तुम्हारे नाम करा दूंगा, फिर तुम मुझे दे देना। ये तमाम मामला क्रिमिनल ओरिजिनल पिटीशन नंबर 13/22 सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे गौर था। तो उस दौरान फिर अब्दुल रहमान खान न्याजी के एक लॉयर ने मुझ पर हमला किया जिस्मानी, जिसके नतीजे में मैं ज़ख्मी हो गई। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल बेंच के सामने रखा तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि खातून खुद प्लीड कर रही है अपना ये केस, तो इसका एक लॉयर होना चाहिए। तो लतीफ़ खोसा साहब का लॉयर उठा सुप्रीम कोर्ट में और कहने लगा मैं ये केस लूँगा। गिलानी साहब कोई उनका नाम था। उसके बाद उन्होंने 3-4 दफ़ा मेरे से मुशावरत की इस केस के सिलसिले में, तमाम हक़ाइक़ मेरे से हासिल किए जो कि अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज के सिलसिले में एक वकील हासिल करता है। और वो तमाम मालूमात जो मेरे से हासिल की वो जाके दूसरी पार्टी न्याजियों की उनको जाके दे दी, यानी PTI को जाके ये तमाम मालूमात दे दी केस की। मेरे पास जितने भी शवाहिद थे वो सब, जिसके नतीजे में अभी तक वो एडजर्नमेंट लेता आ रहा है उनका वकील और केस की सुनवाई ही नहीं हो रही। और साथ में मेरे ऊपर मेरी ज़िंदगी बेसिकली मज़ीद तल्ख़ कर दी गई है। दूसरी पार्टी ने बहुत मेरे लिए मसाइल क्रिएट किए हैं जो आउटसाइड ऑफ कोर्ट वो कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो नाज़रीन, ये तो हकीकत है लतीफ़ खोसा साहब की। उनको कहा मैंने कि आपकी लॉ फर्म ने ये हरकत की है, उनके सामने ये हक़ाइक़ रखे, उनको टेलीफोन नंबर दिया, लेकिन आज तक महीना हो गया उनका कोई फ़ोन का जवाब ही नहीं आया, क्योंकि इन चीज़ों को वो बड़ी आम चीज़ें समझते हैं, ये कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं। और फिर इनका जो वकील है वो जिस दिन केस की हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन वो गिलानी साहब ने खड़े होकर मुझे पहले बताए बगैर बेंच के सामने कहा कि मैं ये केस प्लीड नहीं करना चाहता ज़ाती वजूहात की बना पर, और वहाँ से बाव आउट कर गए, यानी मुझे भी नहीं बताया। ये तो इनका हाल है। एतजाज़ अहसन साहब के साथ भी इसी किस्म का एक तजर्बा हुआ, लेकिन मैं फ़िलहाल उसमें नहीं जाऊँगी। मैं इस सिलसिले में ये बात करना चाहती हूँ इस वीलॉग के ज़रिए कि वकील क्यों चाहते हैं कि फ़ौजी अदालतें मुकदमात ना सुने। सबसे पहली वजह जो मेरे ज़हन में आती है वो ये है कि जो सियासतदान जब फंस जाते हैं मुकदमात में तो वो वकीलों को हायर करते हैं और उनको करोड़ों रुपए की रिश्वतें देते हैं, फीसें नहीं, क्योंकि फ़ीस तो होती है ना एक जो आप मेंशन करते हैं अपने पेपर्स के बीच में। फ़ीस के अलावा उनको बेतहाशा रकम दी जाती है अपने आप को जुडिशल मुकदमात से निकालने के लिए जो सियासतदान देते हैं। तो ये करोड़ों रुपए बनाते हैं, बल्कि अरबों रुपए भी बनाते हैं कभी कभी, जिसमें फ्लीस करते हैं सियासतदानों को। तो ये इनके हाथ से निकल जाता है मामला जब फौजी अदालतों के बीच में हेयरिंग होती है किसी केस की। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये है कि गैर मुल्की खुफिया एजेंसियाँ लॉयर्स को इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहला इस्तेमाल उन्होंने किया जब उन्होंने देखा कि अहमद रज़ा कसूरी एक झूठे मुकदमे की बुनियाद में एक इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर को, इतने मकबूल प्राइम मिनिस्टर को फंसा सकता है जुडिशरी में। और फिर दूसरा लॉयर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लॉयर था, याह्या बख्तियार, वो ही बिट्रे कर सकता है। याह्या बख्तियार ने केस को इतना डिले किया कि एक जज फौत हो गया जो बीमार था, और याह्या बख्तियार जानता था कि ये बीमार है, जानलेवा बीमारी है इसको। और फिर जो फैसला लिखवाया गया, बाकी बचा खुचा जो बेंच था वो आपके सामने है, बहुत तारीख है। तो अहमद रज़ा कसूरी को इस्तेमाल किया, या बख्तियार को इस्तेमाल किया, तो फिर तो फॉरेन इंटेलिजेंस, फॉरेन खुफिया एजेंसियों को ये पता चल गया कि वो बड़ी आसानी से जुडिशल कम्युनिटी में लॉयर्स को इस्तेमाल करके उनको बहुत बड़ी तादाद में पैसे देके अपने बहुत बड़े बड़े सियासी अहदाफ को भी हासिल कर सकती हैं। पाकिस्तान में लॉयर्स मूवमेंट हुई पाकिस्तान में, उसके ज़रिए जनरल मुशर्रफ की हुकूमत को हटाया गया। और तीसरी जो वजह यह है वो ये कि जब आम अदालतों में एक केस चला जाता है तो आम अदालतों में प्राइम मिनिस्टर्स लेवल के लोग होते हैं जिनके ऊपर ये केसेस होते हैं, और वकील ही हैं जो उनके केसेस को प्लीड कर रहे होते हैं। और अगर इन वकीलों को आप खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियां
پاکستان دشمن انٹیلیجنس ایجنسیاں یا وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ یا سوشل انجینئرنگ کرنا چاہتی ہیں، وہ ان وکیلوں کو استعمال کرتے ہوئے انہی کے ذریعے ان مقدمات کو ان پرائم منسٹرز کے لیے، ان بہت ہی پرومیننٹ پرسنالٹیز کے لیے جن کا بہت عمل دخل ہے پاکستان کی سیاست میں، ان کے خلاف کر سکتی ہیں مقدمات کے آؤٹ کم کو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح موجودہ حکومت کے جتنے بھی مقدمات گئے ہیں جوڈیشری کے سامنے پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کی حرکات کے خلاف، ان میں لائرز کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ ہر مقدمے میں عمران خان کو ریلیف ملی، پی ٹی آئی کو ریلیف ملی۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیناما لیکس کے بعد جو کیس ہوا تھا نواز شریف کا، اس میں نواز شریف کے لائرز کی کیا کارکردگی تھی عدالت میں، اور نواز شریف کو سزا ہوئی تھی۔ تو یہ بہت بڑے بڑے اہداف ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسیاں بیرون ملک کی حاصل کر سکتی ہیں، صرف ایک ایسے پروفیشن کے ذریعے جس کے اہلکاروں کی ریگولیشن پاکستان میں بہت پور ہے۔ میں خود اپنے ذاتی تجربے سے ہی کہہ رہی ہوں، کیونکہ جب گیلانی صاحب جو لطیف کھوسہ کے لائر ہیں، انہوں نے کھڑا ہو کے کہا کہ میں یہ مقدمہ نہیں لڑوں گا، اور کوئی پورے 2 یا 3 ماہ کے بعد وہ یہ بات عدالت میں کر رہے تھے، تو ان سے نہیں پوچھا عدالت میں کہ کیا آپ کا موکل آپ کے ساتھ اس بات پہ متفق ہے، یہ معاملہ آپ نے میوچولی ڈسکس کر لیا ہے؟ میری ان پٹ ہی نہیں پوچھی، کہا اچھا جی آپ ریکوز کر رہے ہیں تو جائیں۔ تو ریگولیشن اتنی پور ہے اس پورے طبقے کی، اس پورے پروفیشن کی، کہ اس میں اگر حد سے زیادہ لالچی لوگ اور کرپٹ لوگ آپریٹ کرنا چاہیں پاکستان کے خلاف تو وہ بآسانی کر جاتے ہیں۔